सुबह जब मैं उठा तो रोज़ की तरह आज भी सारे लड़के सो रहे थे, क्योंकि ये लड़के जॉबों पर नहीं जाते थे। इनमें से एक आध लड़का जाता था, बाकी सब सारा दिन ताश खेलते थे और बस घर के अंदर गुजारा करते थे। गप्पें शप्पें, बस ये अपनी सिगरेटें चल रही हैं। कोई इन लोगों को एहसास नहीं था, क्योंकि शायद इनके बैकग्राउंड मजबूत थे। लेकिन मैं उस घराने से आया था जहाँ पर मुझे हर हाल में एक आध महीने के बाद से सपोर्ट करनी ज़रूरी थी। मैं पीछे पूरा भरा हुआ घर छोड़ के आया हुआ था और मेरा बाप मेरी कमाई का इंतज़ार कर रहा था। तो ऐसे में मैं जब उठा तो सब सो रहे थे। 10 बजे का टाइम था और मुझे टाइम दिया गया था 3 बजे, इकेबुकुरो स्टेशन का। उस बंदे ने, मैंने एक सांप को थोड़ा सा हिलाया। मुझे नहीं पता था कि स्टेशन भी कहाँ है, मकसद किस ट्रेन से कैसे जाना है, क्या करना है। तो मैंने उस लड़के को जो बराबर में लेटा हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा सा हिलाया। मैंने कहा, वो मेरे से 3 महीने पहले का आया हुआ था, तो वो घूमता फिरता था बाहर, मैं देखता था उसको, वो कहीं काम वाम भी करता था। तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे थोड़ा सा जो है ना, स्टेशन कौन सा स्टेशन पकड़ूँ तो मैं इकेबुकुरो जा सकता हूँ। हालांकि जिस ट्रेन में मैं बैठ के रात को घूमा था ना, वो जाती थी इकेबुकुरो, लेकिन मुझे नहीं पता था। ये मुझे तो ये नहीं पता था, इकेबुकुरो कहना नहीं आता था, वो मैंने कागज़ पे लिखा हुआ था। तो 10 दफ़ा उठाने के बाद वो थोड़ा सा हिला, फिर कहना, बे सो जा, कहाँ सुबह सुबह तू जाग गया भाई। और मैंने कहा भाई 10 बज रहे हैं और मुझको जो है ना निकलना है, मैं नहा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बता दे कि यार स्टेशन किधर है। कहना यार मेरे को नहीं पता। वो फिर सो गया। खैर मैं नहाया, तैयार हुआ, 11:30 के करीब टाइम हो गया। मैंने चाय वाय पी, फिर मैंने एक कप चाय और बनाई बड़े साहब के लिए। फिर मैं गया, मैंने कहा यार भाई चाय पी लें आप। तो कहना, बे यार तू बॉडी जल्दी उठा रहा है, 11:30 तो बजे अभी। खैर बड़ी मुश्किल से वो उठे, तो कहने लगे यार मेरे पाँवों में बड़ा दर्द है, पाँव दबा दे। मुझको तो स्टेशन मालूम करना था बॉस, मैं तो आगे निकलना था। मैंने उनके पाँव दबाना शुरू कर दिए कोई 10-15 मिनट में। तो एक और लड़का सो रहा था बराबर, वो उठा। वो ऐसा ऐसा लड़का था, वो कहता था मैं गाड़ी का काम करता हूँ, हालांकि उसके पास जॉब भी नहीं थी। बस ऐसे वो ब्रीफ केस लेके निकल जाता था कि मैं गाड़ी का काम करता हूँ, मेरा बायर आया हुआ है दुबई से। वो इस किस्म को झूठ बोलता था। बाद में तो उसने किया, बहरहाल काम अच्छा किया। तो उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तो उस कमरे के अंदर 10 लड़के थे ना, 10 के 10 ड्रामा थे, कोई ना कोई ड्रामा थे। तो मैंने उसको बोला कि, तो उसने कहा कि मैं स्टेशन जा रहा हूँ, चल मैं तुझे छोड़ दूँगा। अरे मैंने कहा बहुत मज़ा आ गया। मैं उसका इंतज़ार करता रहा। वो नहाया धोया, 12 साढ़े 12 बजे करीब जब बड़े साहब तैयार हुए तो फिर हम लोग दोनों गए। उन्होंने मुझे स्टेशन छोड़ दिया, कहने चलो मुझे भी इकेबुकुरो ही जाना है, तो मैं तुम्हें वो जगह बता दूंगा जहाँ पर। अच्छा, उन साहब ने मुझे ये बोल दिया कि आप इकेबुकुरो स्टेशन आना ना। इकेबुकुरो बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जंक्शन है। तो कहने लगे जहाँ बहुत सारे टीवी लगे हैं ना दीवार पे, वहाँ पे खड़े हो जाना। मैंने उसको बताया तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे पता है कहाँ है। वो गोल घूमता घामता मुझे लेके स्टेशन की उस जगह पे ले आया जहाँ टीवी लगे हुए थे। कहने यहाँ खड़ा हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा वो। मैं भाई वहाँ खड़ा हो गया। खड़ा होके मैं वेट करने लगा। भाई 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कोई भी नहीं आया। 6 बजे के बाद एक लड़का आया। वो लड़का लालूखेत का था, कराची। मैं उससे एक दफ़ा मिला था, उसका नाम था साबिर। तो वो है तिनका मुंह में लेके ऐसे करके आया, कहने लगा खालिद। मैंने कहा आजा, और मैं चल दिया उसके पीछे। वो ले जाके मुझे वहाँ ले गया जहाँ बाहर वो भाई खड़े हुए थे गाड़ी में। उन्होंने मुझे बिठाया, स्टेशन के दूसरी तरफ लेके गए। गाड़ी उन्होंने रोड पे लगाई, मुझे अंदर ले गए। एक रेस्टोरेंट था जहाँ बर्तन धोने का काम मिल सकता था, क्योंकि मेरे पास अब 13-14 दिन बचे थे खाली। तो मैंने उसने कोई जापानी में बात की, तो वो जो वहाँ पर जो मैनेजर था उसने बोला ठीक है। और वो तो उसने बोला जो इसको ऊपर दिखा दे। तो सेकंड फ्लोर पे जाके वो बर्तन धोने की जगह थी। वहाँ मैं गया तो वहाँ पर एक चाचा पहले से काम कर रहे थे, मुझसे को 10-15 साल बड़े थे वो। तो नहीं 15 साल भी नहीं, ज़्यादा ही बड़े थे मुझसे वो। तो उसने किचन बहुत छोटा सा था, बहुत कंजस्टेड, 2-3 तटामी का किचन था वो। तो उसके अंदर बर्तन धोने की जो जगह थी, उसने मुझे बर्तन धोने की जगह दिखाई और चाचा को बोला कि चाचा यार इसको ज़रा समझा दीजिए उर्दू में ना।
तो मैंने देखा चाचा पाकिस्तानी है, मैंने सलाम दुआ की। खैर मैं भी वहाँ बर्तन धोने के काम पे लग गया। अच्छा, अब वहाँ से वो लड़का जो है वो मुझे जॉब पे लगा के चला गया। उसने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, उसने मुझसे कोई किसी किस्म की कोई, उसने टोटली मेरी मदद की। ये मुझे सिर्फ तिनके का सहारा चाहिए था, उसने मुझे वो तिनका दे दिया। डूबना था, निकलना था, अब ये मेरा मसला था। मैं खैर वहाँ पे भाई लग गया। वो जॉब जो थी ना वो थी रात की, मतलब वो थी शाम 6 बजे से सुबह के 3 बजे तक, ऐसे कोई टाइमिंग थी उसके। तो 3 बजे ख़त्म होती थी तो 3:30 या 4 बजे ट्रेन चलती थी। वो स्टेशन के सामने ही थी। आज भी मैं उस रेस्टोरेंट में जाता हूँ और लंच वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है वो किचन देख के कि 40 साल पहले 45 साल पहले मैंने यहाँ काम किया है। मैं अपने 20 बच्चों को भी लेके गया था वहाँ। अच्छा, तो खैर वो मैं फिर वो रूटीन बन गया कि भाई डेली जो है ना मुझे वहाँ घर से जो है ना 5 बजे निकलना है, 6 साढ़े 6 बजे पहुँचना है, काम स्टार्ट करना है। फिर वहाँ से सुबह 3 बजे जब काम ख़त्म हो, सब सफाई करके किचन विचन और हॉल वगैरह, तो 2-3 बंदे थे और वो चाचा भी था बेचारा। तो करके फिर हम स्टेशन आए थे। स्टेशन पे हम आधा घंटा पौन घंटा होता था ट्रेन के आने में। तो वहीं पे स्टेशन जो ना के शटर बंद होते थे, तो शटर के सामने बैठ जाते थे, सो जाते थे। फिर जब वो शटर खुलता था तो फिर अंदर भागते थे। और फिर इस तरह वो दिन मैंने गुजारे। अच्छा, जब मेरा 14 दिन हुए ना तो मुझे अब मुल्क छोड़ना था, क्योंकि मेरा 15 दिन का वीज़ा था। कल मुझे हर हाल में मुल्क छोड़ना था। अब मैंने सबसे मशवरा किया था, जितने लड़के थे जो मुझसे पुराने थे, चंद एक साल पुराने थे, वो जो आसिफ साहब थे, तो उन्होंने कहा भाई तुमको जो है ना यहाँ से एक दफ़ा आउट होना पड़ेगा। आउट होके वापस आओगे तो फिर तुम 3 महीना बोलना, 3 महीने वीज़ा लग जाएगा। वो जो बड़ा आसान था। लेकिन मेरे पास जो टिकट था ना वो सिर्फ हांगकांग, मनीला, कराची, ये एक फिलिपीन एयरलाइन थी, उसका टिकट होता था। तो मैं हांगकांग तक तो जा सकता था उस टिकट से, मगर उसके बाद क्या करता? और जो जो बचा कुचा टिकट था वो मुझे वापस भी भेजना था, जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ था। तो मैंने, अच्छा मुझे अब ये नहीं पता कि जाने वहाँ से वापसी का टिकट भी लेना है और होटल में भी रुकना है, फिर एम्बेसी में जाके पेपर भी अप्लाई करने हैं, ये करना है वो करना है। पेपर जो थे, डॉक्यूमेंट्स, तो वो मैंने बनवा लिए थे। वो जो साहब जिनके यहाँ मैं रह रहा था ना, उन साहब के यहाँ से उन्होंने अब कंपनी के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दिए थे कि भाई एज ए बिजनेसमैन ये वो इस तरह करके ना, तो उस पर वीज़ा लग जाता था। और शाम के टाइम वो मेरे पास आए। अच्छा, मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करा ली कल की, और शाम के टाइम वो साहब मेरे पास आए। तो मैंने उनको कहा कि आप मेहरबानी करें, मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। मेरी तनख्वाह जैसे ही मैं आऊँगा, मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं आपको पूरे पैसे वापस कर दूँगा। तो मुझे कहने लगे कि यार मेरे पास किधर पैसे तुझे पाकिस्तान से लाने चाहिए थे ना। मैंने कहा हाँ आप सही कह रहे हो, ठीक है। मैंने कहा फिर दूसरी राह ये है मेरे पास कि मैं यहाँ से कराची की बुक कर लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ। तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी थी। इसी वजह से मेरी उनकी दोस्ती आखिरी दिनों तक बरकरार रही। लोगों के छोटे से एहसान को अगर आप एहसान मानो ना, तो अल्लाह ताला आपके काम में भी बरकत डालता है, आपकी ज़िंदगी में बरकत डालता है। उन्होंने मुझे 50,000 येन निकाल के दिए। कहने लगे चल इसमें सब कुछ हो जाएगा, तेरा टिकट विकेट ये तो। और वहाँ पे एक मैंशन है, चुंकिंग मैंशन, हांगकांग में, वहाँ चले जाना बस में बैठ के एयरपोर्ट से, पर रफली बता दिया उन्होंने में। और वहाँ पे एक सिटी ट्रैवल होता है, उसके पास जाना, मेरा नाम ले देना तुम, और ये टिकट बनवाना, और एम्बेसी जाके वीज़ा अप्लाई करना। दूसरे दिन वीज़ा मिल जाएगा, दूसरे दिन की फ़्लाइट करके आ जाना। बस तुम्हें 2 रातें रुकना पड़ेगा। और मैं सो गया। सुबह मैं जल्दी एयरपोर्ट चला गया। सामान मैंने सब पैक करके रखा दिया, सिर्फ जो कपड़े पहने थे वो पहन के मैं एयरपोर्ट चला गया, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स लेके, और 50,000 येन। एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट हांगकांग के लिए उड़ गई। और फिर मैं एक बहुत बड़े रोशनियों के समंदर में, मेरा जहाज़ रात को 10 बजे लैंड किया, और मैं पहली दफ़ा हांगकांग उतरा।